लेकिन भगवान राम पर क्या गुजरी होगी माँ सीता के अग्नि परीक्षा में, मैंने उस पर छंद लिखा था। वो कहते हैं कविता राजा रानी के सिंहासन का गुणगान नहीं, इलाहाबाद। अच्छा, यहाँ आने के बाद पॉजिटिव चीज़ें क्या हुई कि अपने आप को कोई क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता है लेकिन जब ये प्यार मोहब्बत नई नई होती है शुरुआती दिनों की, सो कॉल्ड प्यार मैं कहूँगा, तो उस टाइम पे तो लोगों को सब बड़ा अच्छा लगता है। फिर एक वक्त बाद वो कैद हो जाती है। प्रेम करना केवल और केवल सामने वाले व्यक्ति को खुश देखना और उसके हिसाब से चलना नहीं होता कि आप उसके हिसाब से चलो। लव इज ऑल अबाउट गिविंग नॉट टेकिंग। हम ही वो अंतिम पीढ़ी हैं जो परिचित है संघर्षों से। तिरपाल के नीचे त्रिभुवन थे जो लालायित थे वर्षों से। हमने ही केवल देखा है अकबर बाबर का दुस्शासन। हमने ही सर्प लपेटे हैं खुद करके तनमन को चंदन। हमने ही अश्रु बहाए हैं नैनों में अंतिम आस लिए। हम ही बैठे हैं सरयू पर अधरों पर अंतिम प्यास लिए। ये नए दौर की पीढ़ी है, इतिहास नहीं पढ़ पाएगी। वेलकम टू जेनजी कास्ट पॉडकास्ट। इसमें दो चीजें होती। तो ये गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो आप लोग का बहुत ज़्यादा वेलकम। और आज की जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक होने वाली है और काफ़ी ज़्यादा पोएटिक भी होने वाली है, क्योंकि आज हमारे पास एक ऐसे स्पेशल गेस्ट हैं जिनके बारे में काफ़ी लोग जानते होंगे। एक पोएट हैं, एक राइटर हैं, सॉन्ग भी लिखते हैं और सिंगर भी बहुत अच्छे हैं। तो चलिए मिलाता हूँ आपके आज के गेस्ट अभिजीत मिश्रा भैया। भैया कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, तुम कैसे हो? बहुत बहुत थैंक यू जेनजी कास्ट का, वेलकम टू जेनजी कास्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहली चीज़ तो तुम्हारी मेहनत देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू भैया। थैंक्स टू यू। तो ये कैसा लग रहा है बेसिकली आपको इतनी सारी चीज़ें करते हुए? शायरी लिखते हैं आप, राइटर हैं, पोएट हैं, सिंगर हैं। सिंगर तो नहीं हूँ, ये तो भ्रम में रखा जा रहा है। अच्छा, पोएट हूँ, राइटर हूँ, लेकिन इसमें जो है मेरी कोई महानता नहीं है। देखो, कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान को जेनेटिक मिलती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं वो धरती पे सीख सकता है। कविता ऐसी चीज़ है जो सीखी नहीं जा सकती। ओके। शायरी ऐसी चीज़ है जो सीखी नहीं जा सकती। शायरी के पैमाने सीखे जा सकते हैं, कविता के पैमाने सीखे जा सकते हैं, कविता नहीं सीखी जा सकती। डांस आप सीख सकते हो, सिंगिंग आप सीख सकते हो, लेकिन कविता नहीं। तो साहित्य के मामले में मुझे लगता है कि जो मुझे मिला ये ईश्वर की देन है और हमारे पिताजी का इल्म है कि वो भी लिखते थे, लिखना छोड़ा उन्होंने, तो उस जीन्स को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि जो उन्होंने वो जो भी लिखते थे, हालांकि मैं तो उनके आगे कुछ भी नहीं हूँ, तो शायद उसी को आगे बढ़ाने की एक छोटी सी कोशिश है बस। मेरे बाबा ग्रैंडफादर भी राइटर थे, हरिहर प्रसाद नाम है उनका। अरे वाह। तो वो भी बहुत अच्छा लिखते थे और बहुत बड़े पोएट राइटर थे इलाहाबाद के। बेशक। तो चलिए शुरू करते हैं और ये बताइए कि स्टार्टिंग कैसे हुई आपकी बेसिकली? इसके पीछे बड़े मज़ेदार कहानी है। बताइए। मैं कक्षा 9 में था और मेरी माताजी का जन्मदिन था। तारीख थी 13 मई 2012। 13 मई 2012 को मैं बड़ा शैतान हुआ करता था बचपन में, बहुत शैतान था। मैंने बहुत शैतानियाँ की। तो बर्थडे वाले दिन मैंने कुछ बहुत ख़तरनाक सा कर दिया था। अच्छा। तो मम्मी को भयंकर वाली गुस्सा आई, तो उन्होंने मुझे बहुत बुरी तरीके से पीटा था चप्पलों से मारा था, मुझे याद है। तो उस दिन एक न्यूज़पेपर में मैंने आर्टिकल पढ़ा था। उस आर्टिकल में था कि माँ के कदमों में जन्नत होती है, ऐसा कुछ करके। तो अच्छा। छोटा सा बच्चा कक्षा 9 का, वो क्या ही लिखे। तो मैंने उस पर पहली बार कुछ लिखा था जीवन में। अब मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं, ऐसे था कि यूं ही रात भर मैं जन्नत की सैर करता रहा, बिखरे उन मोतियों को अपनी झोली में भरता रहा, तब पता चला मैं सपनों में था, सुबह उठकर देखा तो सर माँ के कदमों में था। ऐसा समथिंग कुछ पढ़ के उससे प्रभावित होना कह सकते हो। हाँ, प्रभावित होके बनाया था। उस पेपर से प्रभावित होके बनाया और फिर उसके बाद मुझे लगा कि हाँ, कुछ तो है जो किया जा सकता है। तो कविता अपने आप प्रस्फुटित हुई, जिसे कह सकते हो। तो तब आपने डिस्कवर किया कि हाँ ये हाँ, भी मेरे अंदर एक कवि रहता है। है। ये मुझे उस दिन पता चला कक्षा 9 में। अच्छा, उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हुई। कक्षा 9 के बाद बहुत होता क्या है ना कि आज के वर्तमान समय में थोड़ा सा हास्यास्पद है। व्यक्ति एक कविता लिखता है, मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, मैं किसी और को नहीं कहूँगा। एक कविता लिखना, 2 कविता लिखना, 3 कविता लिखना और स्वयं को बहुत बड़ा कवि मान के पहली और आखिरी ख्वाहिश मंच की करना आज के कवियों की सबसे बड़ी कमी है कि हमें वी जस्ट नीड अ प्लेटफॉर्म टू परफॉर्म। और मेरी भी यही कोशिश थी उस वक्त, लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मंच के लिए जाना गलत नहीं है, मंचों पर जाना गलत नहीं है, लेकिन उसके लिए खुद को उतना काबिल बनाना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने फिर कविता पे काम किया और वो असल काम तो इलाहाबाद में आने के बाद हुआ। ये एक
वो था मेरी ज़िंदगी का, कि कविता वहाँ से शुरू हुई इलाहाबाद पर। अच्छा, यहाँ आने के बाद पॉजिटिव चीज़ें क्या हुई कि यहाँ पे मैंने कह सकते हो ना कि इलाहाबाद में पहला व्यक्ति वकील है, दूसरा व्यक्ति IAS PCS है और तीसरा व्यक्ति कवि है। अच्छा, यहाँ की आबो हवा में यही कि आप हर दूसरे व्यक्ति से मिलोगे तो पहला व्यक्ति कस्बे वाला होगा, तय मौका जानत नैना। ये जो इलाहाबादी कलेवर है यहाँ के वकीलों का, एक ये है और मैं बहुत सम्मान करता हूँ। और दूसरा व्यक्ति IAS PCS मिलेगा, यहाँ से इतने IAS PCS निकले, प्रधानमंत्री निकले, इलाहाबाद की सरजमी से बहुत साहित्यकार भी निकले। और तीसरा व्यक्ति जो होता है वो कवि होता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला प्रयागराज से थे, बहुत शानदार कविताएं उनकी थी। फिराक गोरखपुरी साहब, जिनको रघुवीर सहाय नाम से जो थे, अंग्रेजी विभाग के हमारे वो टीचर थे, प्रोफेसर थे। हरिवंश राय बच्चन साहब, तो ये सारे लोग इलाहाबाद से हैं। तो हर दूसरा व्यक्ति जहाँ पे, हर तीसरा व्यक्ति जहाँ पे कवि हो, वहाँ पे आपको कविता की तमाम चीज़ों को समझने और सीखने के लिए उससे बेहतर जगह नहीं हो सकती। तो इलाहाबाद में आने के बाद जब लोगों से मिला, बढ़ा, तो समझ आया कि जो मैं लिख रहा हूँ ना वो कूड़ा है। अच्छा, और उस कूड़े को मैंने डस्टबिन में निकाल के फेंक ही दिया। फिर मैंने सीखा या मैंने समझा कि वास्तव में, अच्छा, मैं उसमें ये भी है कि मुझे सिखाने वाला कोई नहीं था, साथ रहते रहते सीखा। वो कहते हैं कि आप जैसे लोगों के साथ रहते हैं, जिन लोगों के साथ रहते हैं, वो आपको बहुत प्रभावित करते हैं। तो प्रभाव था बहुत सारे अच्छे कवियों का, जिसमें बहुत सारे नाम हैं। डॉक्टर श्लेष गौतम इलाहाबाद के बहुत अच्छे कवि हैं, उनका बहुत योगदान रहा। और बहुत अच्छे बड़े भाई हैं कुमार विकास, उनका बहुत अच्छा योगदान रहा। ऋषि दुबे हमारे बहुत अच्छे सिंगर हैं, लेकिन उनका तो बहुत अहम इस वजह से योगदान रहा क्योंकि उस व्यक्ति ने मुझे जहाँ पे ज़रूरत पड़ी, मुझे जहाँ पे लगा कि मैं गिर रहा हूँ, वहाँ पे संभालने का काम किसी ने किया तो वो ऋषि दुबे ने किया। तो मैं उन्हें बहुत इस मंच से बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो लिए जा सकते हैं। आनंदराज सिंह बड़े फेमस शायर हैं, कमाल के शायर हैं। यही अपनी कहानी थी मियाँ पहले बहुत पहले, वो लड़की जहाँ हमारी थी मियाँ पहले बहुत पहले, रखी बाकर बताते हैं यहाँ तिल है वहाँ तिल है, ये हमको जानकारी थी मियाँ पहले बहुत पहले। तो कमाल के शायर हैं आनंदराज सिंह, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और ऐसे करके शैलेंद्र मधुर, आभा मधुर, इलाहाबाद के गीतकारों में अगर एक नाम लिया जाता है तो शैलेंद्र मधुर, आभा मधुर का बहुत बड़ा, पिछले 1 वर्षों में तो उन्होंने बहुत 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 सपोर्ट किया, उनका भी बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि मुझे बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया और कविता की समझ जो करवाई वो ऐसे ही तमाम लोगों ने करवाई। ये एक अच्छी चीज़ रही मेरे साथ। अच्छा, अगर आपके इंस्टा प्रोफाइल में देखा जाए तो वहाँ पे आपने अपने नाम के साथ में अकेला शब्द लगाया है, वो उसकी क्या वजह है? अकेला, देखो बहुत सारे लोग अकेला को इससे जोड़ते हैं कि अकेला है दुकेला कब होगा, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। पापा जब मेरे लिखते थे, गद्य लेखन करते थे, वो नॉवेल्स लिखते थे, कहानियाँ लिखते थे, शॉर्ट स्टोरीज लिखते थे, तब वो अपने नाम के साथ लिखते थे राजेश मिश्रा अकेला। ओके। तो कहीं ना कहीं परिस्थितियाँ, घर की जिम्मेदारियाँ और बहुत सारी चीज़ें, जिसकी वजह से वो अपना नाम जो बहुत आगे ले जाना चाहते थे वो ले नहीं जा पाए। या मैं असफल नहीं कहूँगा, वो मेरे पिता हैं और इस दुनिया में मेरे लिए सबसे सफल वही हैं, उनसे ज़्यादा सफल मेरे लिए कोई नहीं है। लेकिन वो नाम जहाँ पहुँचाना चाहते थे, शायद उन्हें इस बात का दुख है कि वो पहुँचा नहीं पाए। तो मैंने ये बीड़ा उठाया कि मैं अपने पिताजी का नाम, मेरा नाम पहुँचे ना पहुँचे, वो अकेला नाम ज़रूर पहुँचेगा। तो मैंने उस नाम को अपने साथ जोड़ा और फिर उसको लेके चल रहा हूँ मैं। ओके। आगे भी लेके चलूँगा। अच्छा, इतने सारे आपने अभी तक कोट्स बनाए, अपने इतने सारी क्रिएशन की है, उसमें से आपका फेवरेट कौन सा है? देखो, चूँकि मेरी जो विधा है, ठीक है, मैं मंचों पर, जब कवि सम्मेलन मंचों की बात होती है या बड़े बड़े शोज़ जो मैं करता हूँ, उनमें जब मुझे बतौर कवि बुलाया जाता है तो मुझे देश प्रेम की बातों के लिए जाना जाता है कि मैं जब देश प्रेम की कविताएं सुनाऊंगा उनका एक अलग रंग होगा। और मैं भी कहीं ना कहीं ये महसूस करता हूँ कि जब मैं मंचों पर देश प्रेम की कविताएं सुनाता हूँ तो मैं अपने आप को ज़्यादा संतुष्ट महसूस कर पाता हूँ। और लोग भी सामने से, उनकी जो प्रतिक्रियाएँ मुझ तक पहुँचती हैं वो इस बात का प्रमाण होती हैं, साक्ष्य होती हैं कि उन्हें वो पसंद आता है। तो उसमें मेरी कई रचनाएँ हैं जो मेरी बहुत पसंदीदा हैं। लेकिन अभी रिसेंट में बहुत जल्दी एक छंद जो है वो मुझे बहुत भाता है। माँ सीता की अग्नि परीक्षा जब हुई थी तो उस पर वो छंद है कि माँ सीता की अग्नि परीक्षा में कहा गया कि भगवान राम ने ली
या भगवान राम ने दुनिया समाज सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए चीज़ें की, लेकिन भगवान राम पर क्या गुजरी होगी माँ सीता के अग्नि परीक्षा में। मैंने उस पर छंद लिखा था कि दुनिया के प्रश्नों का हल तो नहीं थे, पर दुनिया के अधरों पे ताले पड़ आए थे। दुनिया के प्रश्नों का हल तो नहीं थे, पर दुनिया के अधरों पे ताले पड़ आए थे। लखन जी देख देख रो रहे थे फूट फूट, इतना कि नयनों में जाले पड़ आए थे। और पृथ्वी भी रो रही थी, अग्नि भी रो रही थी। पृथ्वी भी रो रही थी, अग्नि भी रो रही थी। चरणों में मानो जैसे भाले पड़ आए थे। और सीता जी तो अग्नि में जली नहीं थी, परंतु राम जी के हृदय में छाले पड़ आए थे। ओ भाई, तो ये छंद मुझे कहीं ना कहीं बहुत प्रिय है मेरा। और ऐसी बहुत सारी कविताएं हैं, हालांकि मैं गज़लें भी कहता हूँ। और अच्छा, गज़ल और कविता में जब हम बात करते हैं तो कविता में तो छंद मैंने सुनाया, गज़ल में मेरे बहुत सारे शेर ऐसे हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं। लेकिन एक तथाकथित अवस्थी जी थी, वो जब से गई उसके बाद जो है हमारी गज़लों में थोड़ा सा कह सकते हो रब्त आया। तो रब्त यानी रिश्ता, ओके, मैंने क्लोजनेस आई। तो उसमें अब उनके जाने के ठीक कुछ दिनों बाद बेहद परेशान होकर केवल 1 2 3 शेर कहे थे कि नई उम्मीद एहसासों भरा रिश्ता मुबारक हो। नई उम्मीद मैंने आज तक कहीं नहीं सुनाया, तुम्हारे मंच पे पहली बार सुना रहा हूँ। नई उम्मीद एहसासों भरा रिश्ता मुबारक हो। नए उस शख्स को पहले से ही धोखा मुबारक हो कि जिसके ख्वाब देखे थे जिसे यादों में पाला था, कि जिसके ख्वाब देखे थे जिसे सालों से पाला था। हमारे ख्वाब के बेटे का मरना मुबारक हो। फ़कत हसरत ये पाली थी, फ़कत ख्वाहिश भी इतनी थी। फ़कत हसरत ये पाली थी, फ़कत ख्वाहिश भी इतनी थी। तुम्हारा साथ होता और कोई कहता मुबारक हो। मेरे होठों की जानिब से यही आवाज़ आई है। एक अल्फाज होता है बोसा, बोसा का मतलब होता है किस। ओके, मेरे होठों की जानिब से यही आवाज़ आई है, तुम्हें उस गैर की जानिब से ही बोसा मुबारक हो। तो ये कहीं ना कहीं उन दिनों की गज़ल है जो बहुत करीबी है। और बहुत सारी नज़में हैं जो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन वो बहुत बड़ी हो जाएंगी। ओके। अच्छा, काफ़ी सारी चीज़ होती है जैसे छंद हो गए, नज़र, और आप लोग जितनी भी और भी चीज़ें वो सब थोड़ा थोड़ा समझाइए कि क्या क्या होता है बेसिकली, और क्या क्या बेसिकली डिफरेंस होता है सब में। देखो, पहली चीज़ तो जब हम हिंदी की बात करते हैं हाँ, तो हम कविता की बात करते हैं। जब हम उर्दू की बात करते हैं तब हम नज़्म और गज़ल की बात करते हैं। लेकिन इस अंतर को दूर किया है दुष्यंत कुमार साहब ने। दुष्यंत कुमार हिंदी के बहुत शानदार कवि, जिन्होंने कहा कि तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल से थरथराता हूँ, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। ये शानदार गज़ल कहने वाले दुष्यंत कुमार साहब, हिंदी गज़ल उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई। तो भाषा से कहीं ना कहीं उन्होंने ऊपर उठाया कि साहित्य जो है, साहित्य में उसको जो संधि विच्छेद करते हैं तो वो स्वयं कहता है साहित्य, सभी का हित, जिसमें सबका समान रूप से हित हो। तो भाषा को हम बांध नहीं सकते। कविता हो या गज़ल हो, वो किसी स्पेसिफिक किसी एक भाषा की खैरात नहीं है कि हम किसी एक भाषा से गज़ल को, और इसको हम एकता के रूप में भी ले सकते हैं, आपसी भाईचारे के रूप में भी ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जब कविता की हम बात करते हैं तो कविता के रूप में हम, जैसे छंद अभी मैंने सुनाया तो ये कविता के रूप में आ जाता है। और अलग तरीके की भी कविताएं होती हैं। भाषा हिंदी होती है जिसमें मुक्त छंद भी आते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला साहब ने बहुत प्यारा काम किया। उन्होंने मुक्त छंद पे बहुत शानदार काम किया कि वह तोड़ती है पत्थर, देखा है मैंने उसको इलाहाबाद के पथ पर। पहली लाइन इसमें छोटी है, दूसरी लाइन बहुत बड़ी है, जो आज के कवि लिखते हैं, आज के पोएट लिखते हैं। लेकिन मुक्त छंद में भी रब्त होना, मुक्त छंद में भी वो भाव होना, वो निराला जी के ही बस की बात थी। फिर उसके बाद एक कविता आती है जब आप मीटर फॉलो करते हैं, रिदम फॉलो करते हैं, लेकिन कविता आपको बांधती नहीं है, ठीक है, गज़ल आपको बांध देती है। गज़ल और कविता में जो सबसे बड़ा अंतर होता है कि गज़ल एक निर्धारित पैमाना सेट करती है जिस पैमाने में आपको कहना है, और कविता लिखी जाती है, गज़ल कही जाती है, शेर कहे जाते हैं। शेर हम कभी ये नहीं कहते कि हमने एक गज़ल लिखी है, हम हमेशा कहेंगे गज़ल कही है, एक शेर कहा है। कुछ है खोया खोया उसके होठों पर, मेरी गज़ल है, बहरे मीर पे है। कुछ है खोया खोया उसके होठों पर, बाकी सब है बढ़िया उसके होठों पर, उन सबके हाथों पे बोसा लाजिम है,
जिसने रंग लगाया उसके होठों पर, और होठों से बस मुझको दुनिया कह दे वो, रख दूंगा मैं दुनिया उसके होठों पर। मक्ता जो होता है उसमें कोई भी गज़लकार या जो व्यक्ति गज़ल कह रहा है वो अपने नाम का इस्तेमाल करता है। जैसे इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर, तो फराज साहब ने अपना नाम, बहुत ऐसे शेर सुने होंगे जिसमें गालिब साहब का नाम आता है ना, जॉन एलिया साहब का नाम आता है, तो इन सब का नाम जिसमें आता है तो उसको मक्ता बोलते हैं, जिसमें लेखक या कवि जो है, अपना नाम, शायर जो है अपना नाम इस्तेमाल करता है। बाकी जो बचते हैं वो शेर होते हैं। हुस्ने मतलब का भी एक कॉन्सेप्ट होता है, वो अलग का विषय है। फिर आता है नज्म, उर्दू नज्म ही होती है। नज्म आपको बहर में लिखनी होती है लेकिन आप बंधे हुए नहीं होते। तो अब इसमें क्या है कि गज़ल में हमें 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 जैसे हम इस पे लिख रहे हैं तो हर लाइन में इतना ही यूज़ करना है, 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2। लेकिन नज्म में हम फ्री हैं, हम चाहें तो इतना ही यूज़ करें, चाहें तो इससे ज़्यादा यूज़ करें। गज़ल आपको आज़ादी देती है हर शेर अलग विषय पर कहने का। आप एक शेर, गज़ल का मतलब होता है टॉकिंग टू अ वुमेन, महबूब से बातें करना। गज़ल इस पर्पस से कही जाती है, गज़ल का मतलब यही है। GHUZZLE इस वर्ड से बना है ये, अरेबिक वर्ड है ये। अरेबिक, उर्दू अरेबिक से स्टार्ट हुआ, हाँ। और उसके बाद जो है इधर आया, तो गज़ल का मतलब ही होता है गज़ल, महबूब से बातें करना। तो उसमें हर शेर आप अलग विषय पर कह सकते हो, लेकिन नज़्म में आपको विषय एक रखना है। कहते हैं कि मेरी नज़्म का उन्वान ये है, तो फॉर एग्जाम्पल कोई नज़्म है रेत पे फॉर एग्जाम्पल, तो आप रेत से इतर नहीं जा सकते हो, आपको कॉन्सेप्ट रेत का ही रखना है, उसी के इर्द गिर्द। और गज़ल में आप जो है हर शेर आप जिस पे भी इस्तेमाल करो, हर शेर अलग विषय पर लिख सकते हो। तो ये नज़्म, गज़ल और कविता का एक सिंपल सा डिफरेंस है। बागी विकास हमारे इलाहाबाद के बड़े कमाल के शायर हैं, उन्होंने पश्चिम बंगाल बोर्ड में उनकी कविता पढ़ाई जाती है। कविता क्या है वो कहते हैं, कविता राजा रानी के सिंहासन का गुणगान नहीं, कविता चंदर बरदाई की पीढ़ी का यशगान नहीं, कविता नारी के शरीर की सुंदरता का शोध नहीं, कविता केवल कुछ शब्दों की तुकबंदी का बोध नहीं, जो अनाथ बच्चों की पीड़ा कह पाए वो कविता है, जो माँ के अश्कों के संग संग बह पाए वो कविता है, जो लिखने पढ़ने वालों को याद रहे वो कविता है, जो कवि के मर जाने के भी बाद रहे वो कविता है। तो वास्तव में कविता की एक परिभाषा जो उन्होंने दी भावात्मक रूप से वो ये है। तो ये एक डिफरेंस होता है इन सारी चीज़ों। तो पहले के जो कवि थे और जो अभी जितने भी कवि हैं उनमें जो फ़र्क है वो, उसमें आपका क्या विचार है? ये कहना अनुचित होगा क्योंकि ये एक तरीके से मैं भी आज के दौर का हूँ, तो अपने आप को कोई क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता है लेकिन जब इस विषय पर बात करते हैं, देखो कविता में आज के समय में जब हम मॉडर्निटी की तरफ बढ़ते हैं, आधुनिकतावाद की ओर अपने आप को ढकेलते हैं, तो हम पाते हैं कि आज के समय में भाषा की बाध्यता नहीं रही। पहले के समय में अगर हिंदी कविता होती थी तो उसकी भाषा हिंदी होती सिर्फ हिंदी होती थी, संस्कृत होती थी तो संस्कृत ही होती थी, उर्दू होती थी तो सिर्फ उर्दू। आज के समय में हम उर्दू गज़ल कहते हैं, उसमें हिंदी अल्फाजों का भी इस्तेमाल करते हैं और अब तो इंग्लिश के भी वर्ड्स आने लगे हैं। हाँ। तो आधुनिक रूप में भाषा का एक चेंज आया है कि लैंग्वेज जो है वो आज के टाइम पे मॉडर्न हुई है। लेकिन मेरी नज़र में कोई भी कवि हो, आपको किसी स्पेसिफिक, और कविता कभी भी वज़न शब्दों से नहीं बनती है कि आपने बहुत बड़े बड़े वज़नदार शब्द रख दिए और बहुत जो है डिफ़िकल्ट शब्द रख दिए तो वो बहुत अच्छी कविता। कविता हमेशा आपके मजबूत भाव से बनती है। जो शेर आसानी और आसान लफ्ज़ों में कहे जा सकते हैं, मुश्किल अल्फाजों में नहीं कहे जा सकते। एक बहुत प्यारा शेर किसी का है तो वो कितने प्यार से कहा है, मैंने करवट बदल के देखा है, याद तुम उस तरफ भी आते हो। ये अपने आप में क्या कमाल का शेर है, मैंने करवट बदल के देखा है, याद तुम उस तरफ भी आते हो। आसान अल्फाजों में, आसान शब्दों में शानदार बात, ये होती है कविता की पावर या गज़ल की या शेर की पावर। तो आप दुनिया में हर इंसान को, कोई भी कवि है, मेरा मानना है, ये व्यक्तिगत मानना है, हो सकता है मुझसे लोग विरोध भी करें, कि कवि को या शायर को हमेशा वो लिखना चाहिए जो एक रिक्शा चलाना वाला भी समझ सके और एक पीएचडी करने वाला भी समझ सके या प्रोफेसर भी समझ सके। तो आप उस भाषा में लिखिए और वो भाषा आपको बाधित नहीं कर सकती, आप किसी भी भाषा में लिख सकते हैं। बशर्ते ये है कि आप आधुनिकतावाद में इतना ना फैल जाएं कि आप कुछ भी लिख दें। लिखने का भी एक सलीका और लहजा होता है और इसकी एक प्रॉपर फ्रेमिंग होती है। आप किसी चीज़ को फ्रेम में रखेंगे तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगेगी।
यही है। ओके। अच्छा, जो आजकल की जनरेशन है वो प्यार वगैरह के चक्कर में थोड़ा सा ज़्यादा पड़ रहा है, तो उसके वजह से जो पुराने शायर थे और जो पुराने राइटर्स थे, हाँ। आज के समय के जो राइटर्स हैं उनमें फ़र्क हो गया है। हाँ। और आज जो लोग राइटर बन रहे हैं वो बेसिकली इसी वजह से बन रहे हैं। तो मतलब वो भी काफ़ी सारा लिखने लगे हैं आजकल के लोग भी। हाँ। यूथ भी काफ़ी लिखने लगी है। अच्छी बात है। तो आपको मतलब वो चीज़ें पसंद आती है लोगों की, या फिर आपको पुराने ही शायरों की जो क्रिएशन है वो पसंद है? देखिए, एक बहुत इसमें बड़ी बात है। आप सूरज को दीपक नहीं दिखा सकते, ठीक है? तो हम सभी दीपक हैं, हम सभी जुगनू हैं, और जो आज से कई वर्षों पहले कुछ करके गए, लिख के गए, हम उनके सामने महज और महज अपनी ही आँखों को ख़राब करेंगे और कुछ नहीं। सूरज को कोई नहीं देख सकता, तो उनकी तो बात ही नहीं की जा सकती। आज के समय की बात की पहली चीज़ तो ये जो प्यार व्यार कर रहे हैं लड़के, अच्छी बात है। दुनिया बस मोहब्बत के लिए बनी है, तो मोहब्बत करनी चाहिए, हर शख्स को करनी चाहिए, बशर्ते वो मोहब्बत हो, कैद ना हो, ठीक है? आज के दौर में मेरा बहुत प्यारा शेर है कि जैसा उसने चाहा वैसा जोकर ना बन पाए हम, जैसा उसने चाहा वैसा जोकर ना बन पाए हम, सारी उम्र मोहब्बत की पर नौकर ना बन पाए हम। तो आज के टाइम पे पोजेशन शब्द जुड़ जाता है। चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, और प्रेम का मतलब किसी को खरीदना या किसी पर अधिकार जमाना नहीं होता। माँ मीरा ने प्रेम किया, तो माँ मीरा ने कभी भी कृष्ण को ज़बरदस्ती हासिल करने के लिए तो प्रयास बिल्कुल नहीं किया। दरस बिन दुखन लागे नैन, जब से तुम बिछड़े प्रभु मोरे, मोहे ना आवे चैन। दरस बिन दुखन लागे नैन, माँ मीरा ने आज से कई वर्षों पहले लिखा। तो आज के समय में क्या होता है कि देखो, बाबू ऐसा है तुम ये कपड़ा नहीं पहनोगी, बाबू ऐसा है तुम यहाँ नहीं जाओगी, वहाँ नहीं जाओगी, तुम सूरज से क्यों बात की, तुमको बात करने से मना किए थे, और चाची के घर नहीं जाना है तुमको, चाचा के घर नहीं जाना है, और जो है ऐसी चीज़ें आती हैं। अच्छा, नया नया जब मामला होता है तो सबको बड़ा अच्छा लगता है समझ रहे हो? जब ये प्यार मोहब्बत नई नई होती है, शुरुआती दिनों की, सो कॉल्ड प्यार मैं कहूँगा, तो उस टाइम पे तो लोगों को सब बड़ा अच्छा लगता है। फिर एक वक्त बाद वो कैद हो जाती है। वही चीज़ें जो आपको पहले शुरुआती वक्त में अच्छी लगती हैं, एक वक्त आने के बाद वो आपको बुरी लगने लगती है, वो आपको रोक टोक लगने लगती है, वो आपको आज़ादी छीनना लगने लगती है। फिर आप जो है उस रिश्ते से बचना चाहते हैं। ऐसे में चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, उनका जीवन कहीं ना कहीं बर्बाद होता है एक समय के लिए, और उसको प्यार नहीं कह सकते। लव इज़ नॉट अबाउट कि आप किसी इंसान को रोकें। प्रेम करना केवल और केवल सामने वाले व्यक्ति को खुश देखना और उसके हिसाब से चलना नहीं होता कि आप उसके हिसाब से चलो। लव इज़ ऑल अबाउट गिविंग, नॉट टेकिंग। अगर आप बदले में कुछ ले रहे हो तो वो व्यापार है, प्यार नहीं। तो मेरी नज़र में जो नए लोग हैं, अगर उन्हें लगता है कि दिल टूट के शायरी होती है, भाई साहब, तो ऐसा कुछ नहीं है। शायरी होती है, दिल टूटना अलग विषय है। और जिसे वो दिल टूटना कहते हैं उसको हम बेवकूफ़ी कहते हैं साधारण भाषा में। वो दिल टूटना नहीं होता, क्योंकि मुझे लगता है अगर आप प्रेम करते हैं तो आपका दिल नहीं टूट सकता, और अगर आपका दिल टूटा है तो वो प्रेम ही नहीं था। तो भी अगर आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखा जाए तो उसमें आप कुमार विश्वास सर से कई बार मिले हैं। पहली बार जब मिले थे तो कैसा एक्सपीरियंस था आपका? कुमार विश्वास सर की अगर बात करी जाए, केवी सर की, तो पहली चीज़ तो कवियों को सम्मान दिलाने वाला व्यक्ति जो है वो डॉक्टर कुमार विश्वास है। अगर कवियों की आज के समय में इज्जत की जाती है, उन्हें वैल्यू दी जाती है, या हर एक कवि, भले वो कितना भी क्रिटिसाइज़ करें, लोग कुमार विश्वास सर को बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन पर्सनली मैं जानता हूँ तो उस व्यक्ति ने सम्मान दिलाया है कवियों को, तो इस मामले में वो काबिल तारीफ़ है। दूसरी चीज़, उनसे मिलने की रही बात, कई वर्षों पहले मुझे एग्जैक्ट ईयर नहीं याद है, आई थिंक 2018 या 19 के टाइम पे SIET शंभुनाथ इंस्टीट्यूट है झलवा में। हाँ। वहाँ पे यूरेका नाम का एक इवेंट होता है। उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा फेमस कवि या शायर नहीं था, तो लेकिन मेरे पास कविताएं थी। कहते हैं टैलेंट आपके पास होता है तो आपको कहीं ना कहीं पहुंचा ज़रूर देता है। तो वहाँ पे पोएट्री कंपटीशन था,
तो जो पोएट्री कंपटीशन जीतने वाला व्यक्ति होता उसे डॉक्टर कुमार विश्वास अगले दिन आ रहे थे, उनके साथ स्टेज शेयर करने का मौका दिया जाता। तो हालांकि मैं कंपटीशन से बड़ा दूर रहता हूँ, मुझे कविताओं को जज करवाना बिल्कुल नहीं पसंद। दुनिया में ना कोई ऐसा व्यक्ति है, ना कोई भी व्यक्ति दुनिया का कितना भी बड़ा कवि हो, आपकी कविताओं को, आपकी भावनाओं को जज नहीं कर सकता। लेकिन वो डॉक्टर कुमार विश्वास साहब का एक ग्लैमर नाम वो जुड़ा हुआ था, तो मैं गया SIET में। तो वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे कवि। तो उसमें अपने आप में मैं अपने आप को खोया हुआ पा रहा था कि यार इतने सारे लोगों में मैं कैसे क्रैक करूँगा या कैसे मैं विन करूँगा। भीड़ में तो मुझे वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ रहा था खुद में। तो भीड़ का हिस्सा बनना मुझे पसंद नहीं है। उस समय उस समय मेरी कविता बड़ी वायरल थी चंद्रशेखर आज़ाद जी के ऊपर। वो मुझे कविता याद नहीं है, थोड़ा बहुत याद है कि बहुत ज़्यादा मुझे याद नहीं कि उसमें ये था कि नहीं हुआ हूँ इतना काबिल कि मैं उसका नाम लिखूँ। ऐसे चंद्रशेखर आज़ाद जी पे कविता थी। देश की रक्षा ओ रक्षा के मानो पेड़ कर रहे होंगे, सैंडर्स के शान के डर के आगे भले तनिक मर रहे होंगे, काकोरी का कांड कहूँ या कहूँ लाजपत का बदला, कुशल नेतृत्व करता हो या कहूँ असेंबली का हमला, उत्तुंग शिखर का स्वामी या फिर स्वयं शिखर ही कहूँ उसे, परिवर्तन की आशा या फिर स्वयं असर ही कहूँ उसे, शौर्य सफलता शूरवीर या अंग्रेजी शमशान लिखूँ, नहीं हुआ हूँ इतना काबिल कि मैं उसका नाम लिखूँ। तो ये चंद्रशेखर आज़ाद जी पे बड़ी पुरानी और मेरी बहुत मतलब पहली ऐसी कविता जो लोगों द्वारा सराही गई। तो इस कविता के बाद जो है मुझे थोड़ा सा, मैं वहाँ पे कॉन्फिडेंट नहीं था, तो मैं पहुँचा तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी वहाँ पे परफॉर्म कर रहे थे, अपने आप को प्रूफ कर रहे थे। और मैं डरा सहमा से एक बच्चा गया और उसे कहा गया परफॉर्म करो, कॉम्पीट करो। और मैंने यही कविता पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, और चूँकि मैं सरस्वती विद्या मंदिर का विद्यार्थी रहा हूँ तो बोलने में मुझे माइक फियर, स्टेज फियर कभी रहा नहीं। तो बोलने में उस्ताद आदमी, तो मैंने पूरी कविता परफॉर्म की। और परफॉर्म होने के बाद जब लोगों का रिस्पांस मिला तो मुझे समझ आया कि बेटे काम हो गया। तो उसके बाद जो है वहाँ पे अगले दिन मुझे इनवाइट किया गया शंभुनाथ इंस्टीट्यूट में झलवा में। उस दिन डॉक्टर कुमार विश्वास साहब आए थे और पहली बार मैंने उन्हें सामने से देखा था। तो ग्लैमर से तो वाकिफ़ था, तो बड़ा अच्छा लगा जब उन्होंने जो है सराहा, कविता भी सराही, उन्होंने तारीफ़ की, पसंद आया मुझे। फिर उसके बाद तो मुलाकातों का सिलसिला ऐसा हुआ कि जितनी बार वो प्रयागराज आए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना पड़ा, क्योंकि डॉक्टर कुमार विश्वास साहब की मेमोरी बहुत तेज़ है। उस एक मुलाकात के बाद वो लगातार पहचान गए और आज तक वो जानते हैं। ये अच्छी बात है कि वो नाम से और शक्ल से परिचित हैं। उसके बाद कई मुलाकातें हुई। अभी पिछले दिनों डॉक्टर साहब आए थे, तो साक्षी तिवारी बहुत अच्छी कवित्री है, देश प्रेम की बातें करती, ओज कवित्री। तो उससे मैं मिलने गया था, लेजेंड होटल में सभी रुके थे, सारे कवि रुके थे। तो वो बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, तो उससे मिलने गया था। तो फिर वो लेके चली गई कि अरे डॉक्टर साहब से मिल लीजिए, कुमार विश्वास सर से मिल लीजिए। तो हम सभी गए, मिले। तो ये सीन था। और अब मेरी नज़र में डॉक्टर कुमार विश्वास जी जो हैं वो जानते हैं, मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात है और अच्छा लगता है उनके सानिध्य में जाके, क्योंकि डॉक्टर साहब से मुझे नहीं लगता कि उनके जैसा कवि आज के दौर में कोई है। जिस तरीके से वो कविता को जीते हैं, जिस तरीके के से उनके अंदर ज्ञान है, उनसे हर व्यक्ति को सीखना चाहिए। वो व्यक्ति आज भी परफॉर्म करने से पहले प्रैक्टिस करता है। जिसे मंचीय अनुभव 35 वर्षों का हो गया हो, यदि वो व्यक्ति आज भी परफॉर्म करने से पहले 2 घंटे 3 घंटे प्रैक्टिस करता हो कि मुझे क्या परफॉर्म करना है, उस व्यक्ति को उस जगह पे होना लाजमी है। वो जिस जगह पर है अपनी मेहनत की वजह से है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें उनको बड़ा बनाती हैं, बाकी तो है बिल्कुल। हाँ। अच्छा, यहाँ पे बात आती है कि शब्द वोकैबलरी का कितना रोल होता है पोएट्री में। मैंने कहीं सुना था अंग्रेजी विषय के लिए कि अगर किसी व्यक्ति को लगभग 500 शब्द इंग्लिश के कंठस्थ हैं, याद हैं 500 शब्द, जो आज के समय में नॉर्मल शब्दों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपके पास शब्द कम है, इस वजह से आप अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो ये गलत है। अगर आप अपनी माँ से रोटी मांगते हैं तो
आप ये नहीं कहते ना कि जगत जननी माँ जगदम्बा जिसने मुझे जन्म दिया, ऐसी माँ मुझे मेरे पेट में थोड़ा सा स्थान खाली है, उस स्थान को भरने के लिए एक निवाला मिल जाता तो मैं कृतज्ञ हूँ। ये नहीं कहते हैं। हम क्या कहते हैं? सीधे सीधे कहते हैं मम्मी एक रोटी दे दो, मुझे खानी है, भूख लगी है, स्पष्ट रूप से। तो यही भाषा है। कविता की भाषा दूसरी थी जो इससे पहले मैंने बोली। बोलचाल की भाषा क्या है कि मम्मी मुझे भूख लगी है। तो अगर हम ये बात कह सकते हैं कि मम्मी मुझे भूख लगी है, तब भी वही बात कह रहे हैं, दोनों बातें सेम है। तो वैसे क्यों कहना, ऐसे क्यों नहीं कहना? तो वोकैबुलरी ऐसा है, बहुत ज़रूरी है। वो तब जब हम मीटर में लिखना चाहते हैं। क्या होता है, कभी कभी आपके पास वो शब्द होते हैं जो उस पैमाने में सही नहीं बैठ रहे होते, उस मीटर में, तो आप उनके सिनोनिम इस्तेमाल कर सकते हो उन शब्दों की जगह पे, ताकि वो मीटर में सेट हो जाए। इसके अतिरिक्त भाषा का मेरी नज़र में बहुत अधिक योगदान नहीं है। भाषा आपकी अच्छी होगी तब आप एक अच्छे कवि होगे, ये सच बात है। लेकिन आप जितनी आसान भाषा का इस्तेमाल कर सकें उतनी आसान भाषा का इस्तेमाल करें तो आप एक अच्छे कवि होंगे। कितने भी आप अच्छे कवियों को उठाकर देख लीजिए, चाहे जितने बड़े कवि हुए हैं उनको भी उठाकर देख लीजिए, बहुत क्लिष्ट भाषा का इस्तेमाल किसी ने नहीं किया है। सबने उस भाषा का इस्तेमाल किया है जो आम जनमानस की भाषा है, जो लोक भाषा है, जो दुनिया की भाषा है। अवधि में रफ़ीक सादानी साहब जो है, रफ़ीक शादानी या सादानी, आई डोंट नो, वो साहब ने जो अवधि भाषा पे काम किया है वो अद्भुत है, दिव्य काम है उनका। एक रिक्शा वाले से पूछे स्टेशन ले चली हो, हमारी सूरत देख के बोला तुम भाड़ा दे पई हो। फर्स्ट क्लास के 10 रुपया है, सेकंड के लेबे 5, थर्ड क्लास के 2 रुपया ही है रेट हमार। हम बोलन के एक रिक्शा में 3 कक्षा ही हमका समझाई दो, ये सब कैसे होई गवा हमका ही बतलाई दो। वो बोले फर्स्ट क्लास में ऐसे चलबे जैसे हेलीकॉप्टर, सेकंड क्लास में ब्रेक न लेबे गड्ढा पड़े या ठोकर, 2 रुपया जो देहो हमका होई मामला उल्टा, तुम बैठियो रिक्शा में हम चलेबे रिक्शा, हम बैठबे रिक्शा में तुम चलाइयो रिक्शा। ये उनकी भाषा है, अवधि भाषा। तो अवधि भाषा में भी उन्होंने अद्भुत काम किया। रफ़ीक सादानी बहुत बड़ा नाम हुए। कैलाश गौतम, कचहरी तो बेवा का तन देखती है, कहाँ से खुलेगा बटन देखती है, अद्भुत। लेकिन अवधि में जब अमावसा का मेला, गुलब्बन के दुल्हन चलाएं धीरे धीरे, भरल नाव जैसे नदी तीरे तीरे, अद्भुत भाषा का इस्तेमाल किया है। यही में हो चंपा चमेली भिटैली की बचपन के दोनों सहेली भिटैली, ये आपन सुनावे वो आपन सुनावे, दोनों अपन गदला गजेला गिनावे, तू अशोका बनौलू अशोका गढ़ौलू, तू जीजा के फोटो नाप तक पठौलू। तो ये जो भाषा है, आज कैलाश गौतम का नाम पूरी दुनिया जानती है, अद्भुत है ना। तो ये भाषा उनको अलग बनाती है, अवधि भाषा। तो जब अपनी भाषा में वे लिख रहे हैं, उनके पास अपनी खुद की भाषा है अवधि, जिस भाषा में वो पारंगत है, तो मुझे नहीं लगता बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट भाषा में लगाने की ज़रूरत है। जितना एफर्ट आप भाषा में लगाते हो उतना अगर आप भाव में लगा दोगे तो आपकी कविता सराही जाएगी। ये अहम रोल रखता है मेरे हिसाब से। ओके, सो आप जब लिखते हैं तो आपका स्टाइल क्या होता है? मतलब आप क्या सोच के लिखते हैं? किस सोच के नहीं लिखता मैं। ओके, दुनिया का कोई कवि सोच के नहीं लिखता। लिखने के लिए सोचना नहीं पड़ता। असल मायने में जो कवि होता है या शायर होता है, उसे जब लिखना होता है ना, तो माँ वाघेश्वरी, जगत जननी, माँ जगदम्बा, ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ शारदे, वो उसके कलम में विराजित हो जाती हैं और वो व्यक्ति लिख देता है। बस रात को 2 बजे नींद खुलेगी और आपके जहन में अचानक से कुछ ख्याल आएगा। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है, आपको सोचना नहीं है। और अगर आपको सोचना पड़ रहा है, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं, तो फिर कविता नहीं है। तो आप लिख रहे हो बस। तुकबंदी दुनिया का हर व्यक्ति कर सकता है। किसको नहीं पता है आम और शाम दोनों एक दूसरे के तुक हैं, है ना। आम का काफिया शाम होगा, दुनिया जानती। कविता क्यों सब नहीं लिख पाते फिर? अगर दुनिया को पता है कि आग है, आग और झाग का काफिया हो सकता है, आग और झाग गागा आ रहा है ना। रानी, पानी, सानी, जानी, है ना सब, रानी पानी। अब इसको अगर एक एक लाइन बना दो, सबको इसी पे एंड कर दो, तो कविता हो जाएगी क्या? नहीं होगी ना। अगर तुक और लय ही कविता होती तो ये कविता नहीं है। तो लिखने के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत अधिक नहीं। सोचना आपको तब पड़ता है जब आप उसको क्राफ्ट करते हो। ओके, आपने कोई शब्द रखा और उस शब्द में आपको लग रहा है कि पैमाना फिट नहीं बैठ रहा है, तो तब आप सोचोगे कि इसमें कौन सा शब्द रखा जाए कि इस पैमाने पर फिट हो जाए। बस इतना योगदान है। बाकी आपकी कविता, आप कुछ कविताएं होती हैं आमद की गज़लें कहा जाता है। शायरों से पूछो तो वो कहेंगे आमद की गज़ल है। आमद की गज़ल किसे कहते हैं?
अहमद की गज़ल कहते हैं कि वो ज़िंदगी में एक गज़ल ऐसी होती है जो आप लिखते नहीं हैं, वो आपसे ऊपर वाला लिखवाता है। उनको कहा जाता है अहमद की गज़लें। हर शायर की ज़िंदगी में ये एक लम्हा ऐसा आता है जब उसके जीवन में कुछ ऐसा होता है जो उसको वो कहते हैं अहमद की गज़ल है। ये कमाल की, उसको दुनिया भी सुनती है तो मज़े आते हैं। डॉक्टर कुमार विश्वास साहब, उन्होंने पता नहीं कितनी कविताएं लिखी, लेकिन उनकी पगली लड़की आज भी बहुत फेमस है। मावस की काली रातों में दिल का दरवाज़ा खुलता है, जब दर्द की प्याली रातों में गम आंसू के संग घुलता है, जब पिछवाड़े के कमरे में हम निपट अकेले होते हैं, जब घड़ियां टिक टिक चलती हैं, सब सोते हैं हम रोते हैं, जब बार बार समझाने पर माथे की नस दुख जाती है, जब ऊंच नीच समझाने में माथे की नस दुख जाती है, तभी पगली लड़की के बिन जीना गद्दारी लगता है, और उस पगली लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है। मावस की काली, अद्भुत कविता है। मांग की सिंदूर रेखा तुमसे ये पूछेगी कल, यूं मुझे सर पर सजाने का तुम्हें अधिकार क्या है। तुम कहोगी ये समर्पण बचपना था, तो कहेगी अगर ये सब कुछ बचपना था तो बताओ फिर प्यार क्या है। ये डॉक्टर कुमार विश्वास साहब है। तो उनकी कुछ कविताएं हैं जो मंचीय हैं, मंचों पे सुनाई जाती है। तो दो तरीके की कविताएं होती, एक वास्तविक कविता, हालांकि उनकी मंचों पे भी सुनाई जाने वाली कविताएं अद्भुत हैं, शानदार हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उनके पास जो कविताएं हैं ना, वास्तविकता में बहुत सारी ऐसी कविताएं जो मंचों पे नहीं पढ़ते, कमाल की हैं। अभी अभी गीत रचा है तुमको जीते जीते, अभी अभी अमृत छलका है अमृत पीते पीते, अभी अभी सांसों में उतरी है सांसों की माया, अभी अभी होठों ने जाना अपना और पराया, अभी अभी एहसास हुआ जीवन जीवन बोता है, खुद को शून्य बनाना भी कितना विराट होता है। ये डॉक्टर साहब हैं, तो कमाल की कविताएं हैं वो उनका कोई सानी नहीं है। बहरहाल तो ये है कविताओं का एक फलसफा जो चलता है, बाकी होती रहती है। अच्छा, आप कितने सारे फैन फॉलोइंग हो गई है, तो उसमें से कुछ 3-4 टॉपिक आपके लिए आए हैं रिक्वेस्ट, अच्छा, जो आप उस पे अपनी शायरी या फिर जो भी आपका क्रिएशन है वो अपना करें। अच्छा, तो पहला टॉपिक है प्यार पे अच्छा, पहला ही टॉपिक प्यार आ गया। प्यार पे बहुत सारी कविताएं, मतलब अभी तो रिसेंट में क्या हुआ ना कि एक रील बड़ी वायरल हुई मेरी, यूनिवर्सिटी में प्यार करोगी पागल हो, यूनिवर्सिटी में प्यार करोगी पागल हो, चुपके से इजहार करोगी पागल हो, और बीए करने आई हो बीए कर लो, 3 साल बेकार करोगी पागल हो। तो ये बड़ा चली, तो प्यार मोहब्बत से मतलब ऐसा ही अपना नाता है। अच्छा, हाँ, ओके। तो दूसरा टॉपिक है देश। ये ऐसा टॉपिक है जिस पे जितना पढ़ा जाए उतना कम है, जितना सुनाया जाए उतना कम है, लेकिन जब देश की बात होती है तो चूंकि एक ओज कवि, एक देश प्रेम के कवि के लिए देश प्रेम की बात करना बहुत 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 बड़ी बात है। और मेरे लिए मतलब मैं गर्व भी महसूस करता हूँ कि मैं देश पे लिखता हूँ। तो ऐसा में देश पे जैसे मेरा एक छंद है, और मैं मूलतः सैनिकों की शहादत या एक देश के वीर जवान, भारत के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी रहे, इनके विषय में लिखना ज़्यादा पसंद करता हूँ। तमाम तथाकथित ओज कवियों की अपेक्षा पाकिस्तान, चीन, जापान को टारगेट नहीं करता मैं, वो खुद टारगेट है, उनको क्या ही टारगेट किया जाए। तो जैसे मेरा एक छंद है कि वृक्ष के समक्ष यक्ष भले ही दे एक पक्ष, विपक्ष युधिष्ठिर हो तो हार मान जाएगा, देश प्रेम का है ज्वर ऐश्वर्य का है स्वर, स्वर ऐसा है कि जन जान मान जाएगा, और पथ पे चला है रथ कर ली है ये शपथ, भारती का मान आसमान मान जाएगा, और विश्व गुरु भारत को दुनिया भी मान लेगी, देश जब वीरों को भगवान मान जाएगा। तो ये लहजा होता है मेरा लिखने का। तो ये है देश की बात। बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। दूसरा है धर्म। धर्म वास्तविकता में धार्मिक कविताएं तो नहीं, लेकिन धर्म की जब हम बात करते हैं तो 22 जनवरी दुनिया जानती है, प्रभु श्री राम प्राण प्रतिष्ठा हुई, मंदिर में विराजमान हुए। तो उस पर केवल एक बहुत पुरानी नहीं कहूँगा, लेकिन एक कविता हुई थी, बहुत छोटा सा अंश उसका सुनाता हूँ मैं, कि आज की नई पीढ़ी, जो आज के समय में नई पीढ़ी है, शायद भगवान श्री राम का चित्र या चरित्र उस तरीके से नहीं देख पाएगी जो आज से 4 से 96 वर्षों पूर्व सनातनियों ने देखा या लोगों ने देखा, जो भगवत गीता और रामायण का वाचन करने वाले लोग थे उन्होंने देखा। आज के समय में भगवान राम को केवल हम आखिरी वो पीढ़ी हैं जिन्होंने भगवान राम के पीछे का संघर्ष देखा है। आने वाला दौर नहीं देख पाएगा, क्योंकि अब प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, अब इसके आगे कुछ नहीं। तो उस पर मैंने लिखा कि
हम ही वो अंतिम पीढ़ी हैं जो परिचित है संघर्षों से। तिरपाल के नीचे त्रिभुवन थे जो लालायित थे वर्षों से। हमने ही केवल देखा है अकबर बाबर का दुस्शासन। हमने ही सर्प लपेटे हैं खुद करके तनमन को चंदन। हमने ही अश्रु बहाए हैं नैनों में अंतिम आस लिए। हम ही बैठे हैं सरयू पर अधरों पर अंतिम प्यास लिए। ये नए दौर की पीढ़ी है, इतिहास नहीं पढ़ पाएगी। जंगलों में पिकनिक मनाने जाते हैं लोग आज के समय में, आने वाले समय में क्या भूल जाएंगे कि ये नए दौर की पीढ़ी है, इतिहास नहीं पढ़ पाएगी। ये वन में वास करेगी पर वनवास नहीं पढ़ पाएगी। ये कार सेवकों के ऊपर पथराव नहीं पढ़ पाएगी। ये भाव राम का पढ़ लेगी पर घाव नहीं पढ़ पाएगी। तो ये बहुत बढ़िया धार्मिक रूप से कि आने वाला जो दौर है वो भगवान राम का भाव जान सकता है। प्रभु है हमारे, ईश्वर है, इष्ट है, देव है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। लेकिन उसके पीछे जो घाव उन्होंने झेले वो नहीं देख पाएगी दुनिया। तो ये धार्मिक रूप से कहीं ना कहीं मेरा व्यक्तिगत एक कविता जो अंश था उसका मैंने सुनाया। ओके, अच्छा, और एक और टॉपिक आपके लिए है भाईचारे पे। भाईचारा, दोस्ती की अगर बात की जाए तो मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा दोस्त आज तक तो नहीं मिला जिसके लिए मैं अल्फाज कह सकूं कि दोस्त है। कुछ नहीं मिला वास्तव में। मैं इस मामले में भावुक भी हो जाता हूं कभी कभी कि मेरी ज़िंदगी में मुझे वो लोग कभी मिले ही नहीं जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाएं और कह सकें कि मैंने हमेशा तुम्हारे साथ दिया। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, ऐसा नहीं है, उनको बुरा लगेगा, लेकिन उन सारों को एक साइड रख के मैं बता रहा हूँ। और तो मुझे लगता है कि मुझे कभी मौका नहीं मिला दोस्ती पे लिखने के लिए। लेकिन एक बड़े प्यारे मेरे भाई हैं शुभम सरकार, वो कहते हैं कि दोस्ती वोस्ती से बढ़कर है, हाँ मगर दोस्ती का नाता है। तो बस इतना ही है जितना है दोस्ती पे। मैंने आज तक अपने जीवन में दोस्त के लिए तो कुछ नहीं लिखा। ओके, सो भैया इतने सारे आपने स्टेज शोज़ किए हैं, इतने सारे मंच में आपने अपना परफॉर्मेंस किया है, तो थोड़ा सा एक टिप मैं मांगना चाहूँगा आपसे कि जो नए जनरेशन आ रही है, जो भी नया यूथ आ रहा है, जो भी नए लोग इस फील्ड में आ रहे हैं, उन लोगों के लिए कि जब स्टेज पे परफॉर्मेंस करने जाते हैं तो उसका तरीका, थोड़ी सी टिप्स आप दे दीजिए। हाँ, ये बड़ा प्रासंगिक सवाल है और आज के समय में, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने एक ऐसा सवाल पूछा जो सवाल मुझसे मेरे इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग पूछते हैं। इंडिविजुअली सबको रिप्लाई करना और रिप्लाई करके बता पाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आप कुछ सेंटेंसेस में नहीं समझा सकते। देखिए, वेलकम टू जेन ज़ी कास्ट पॉडकास्ट। इसमें दो चीज़ें होती है। देखो, मैं बहुत प्यारी बात बताता हूँ। क्या होता है ना कि अपने आप को सात सुर का ज्ञान ना हो और हमें सा पता हो कि हम सा कैसे लगाते हैं, और हम अपने आप को अगर अलका याग्निक या फिर किशोर कुमार, मुकेश कुमार समझने लगें तो ये हमारी बेवकूफ़ी है। उसी तरीके से कविता में कविता का मूल तत्व और मंच पर कैसे उसको प्रस्तुत करना है, बिना वो जाने हम दो कविताएं लिख के अपने आप को डॉक्टर कुमार विश्वास या अपने आप को तहजीब हाफी या अपने आप को बड़े से बड़ा कवि मानने लगते हैं। यह हमारी सबसे बड़ी कमी है। मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल, आज के समय में शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया कि कुमार विश्वास साहब परफॉर्म करने से पहले 2-3 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। कुमार शानू, सोनू निगम, अलका याग्निक, लता मंगेशकर इस दुनिया में नहीं है, आशा भोसले, शान और बड़े से बड़े सिंगर्स का नाम ले लो, किसी का भी नाम ले लो, या किसी बड़े से बड़े लेखक का नाम ले लो, ठीक है। उस व्यक्ति को गायन से पहले रोज 3 से 4 घंटे रियाज की आवश्यकता पड़ती है। सोनू निगम जैसा सिंगर, मेरे लिए बहुत अद्भुत गायक हैं, वो शानदार गायक हैं। सोनू निगम जैसा सिंगर अगर एक दिन में 6 घंटे प्रैक्टिस करता है, जो व्यक्ति स्वयं में परिपक्व है, तो मुझे लगता है कि लिखने वाले लोग, डांसर डांस प्रैक्टिस करता है, सिंगर सिंगिंग प्रैक्टिस करता है, और जितने भी आपको, अगर कोई वोकलिस्ट है तो आवाज़ की प्रैक्टिस करता है, इंस्ट्रूमेंट बजाता है तो वह इंस्ट्रूमेंट्स की प्रैक्टिस करता है, पियानो प्लेयर है तो पियानो बजाता है, गिटार प्लेयर तो हर चीज़ का रियाज करता है। मुझे वो नए परफॉर्म करने वाले इस सवाल का उत्तर दें कि वो मंच पे जाने से पहले कितने दिन और कितनी प्रैक्टिस करते हैं। सबसे बड़ा सवाल। कोई भी, शायद कोई व्यक्ति मिले जो ये कह पाए कि मंच पे जाने से पहले मैंने 2 घंटे प्रैक्टिस की आईने के सामने खड़े होकर कि मुझे क्या बोलना है। आप एक स्क्रिप्टिंग करते हो,
आपको परफॉर्म करना होता है तो आप एक स्क्रिप्टिंग करते हो। आज के समय में बहुत सारे ओपन माइक में गेस्ट वेस्ट बन के जाता हूँ। ओपन माइक्स में तो वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन जाना नहीं पसंद, व्यक्तिगत रूप से नहीं पसंद, बड़ा बोरिंग होता है यार। लेकिन उसमें अच्छा, मैं ये नहीं कहूँगा, बहुत अच्छे उसमें कवि भी आते हैं, बहुत अच्छे परफॉर्मर आते हैं। लेकिन ओपन माइक की सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? ओपन माइक में कहा जाता है कि आपको 5 मिनट पढ़ना है, 5 मिनट का समय निर्धारित है, 30 परफॉर्मर है, तीनों बचे 15, 150 मिनट, 150 मिनट्स। इट कैन बी ओवर इन 150 मिनट्स। हो सकता है 2.5 घंटे में आप इसको समाप्त कर सकते हो, एक परफॉर्मर परफॉर्म के, दूसरा, या मैक्सिमम 3 हो सकता है। लेकिन वो 6-6 घंटे, 7-7 घंटे पता है क्यों चलता है? आदमी भरा बैठा रहता है भाई, 5 मिनट नहीं। एक बार उसने माइक पकड़ा तो उसको जब तक ऐसे घड़ी ना दिखाओ भाई बस कर, तब तक वो माइक पकड़ा रहता है। इंसान को परफॉर्म करना है, बोलना है, सुनाना है। कोई मिलेगा उसको 20 कविताएं सुनानी है, लेकिन प्रैक्टिस 1 मिनट की भी नहीं करनी है। प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। अच्छा, मंचीय प्रैक्टिस कैसे होती है? उसके 2 देखो, एक बहुत छोटी सी बात, क्या होता है ना कि आप जब प्रैक्टिस नहीं करते हो और आप परफॉर्म करना चाहते हो तो आपके साथ क्या समस्याएं खड़ी होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, मैं कभी सम्मेलन मंचों पे आया तो मैं कहता था कि मेरा शरीर बहुत दिक्कत कर रहा है, कभी सम्मेलन में चलना है, कभी सम्मेलन करने जाऊंगा मैं, और मेरा साथ दीजिए। तो मुझे बहुत टोका गया। तो मुझे समझ आया उच्चारण जैसी भी कोई चीज़ होती है। भाई ये ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोग क्या जाने उच्चारण क्या होता है। तो मैंने टोक अभी भी मैं बहुत परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन अब मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे पता है सा और शा, का और का, हाँ, जा और जा क्या फ़र्क होता है, नुक्ता क्या होता है, मुझे पता है। तो किसी इंसान को इस पर काम नहीं करना है, लेकिन परफॉर्म करना है। किसी इंसान को आईने के सामने खड़े होकर खुद को जज नहीं करना है, अपनी आंखों में आंखें डाल के परफॉर्म नहीं करना, लेकिन मंच पे परफॉर्म करना है। किसी इंसान को 50 लोगों के सामने खड़े होने में पैर कांपते हैं, लेकिन 5000 लोगों के सामने खड़े होने में परफॉर्म करना है। ये दिक्कत कब आती है? ये दिक्कत तब आती है जब आपको ये नहीं पता होता है कि आपको बोलना क्या है, कैसे बोलना है, कब बोलना है, क्या बोलना है, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है। ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है, किसी का बड़ा प्यारा शेर है। जब आपको पता हो ना कौन सी बात कहाँ कैसे कहनी है, तो दुनिया आपकी बातें सुनेगी। उसका क्या तरीका है? पहली चीज़ तो अगर आप गा के पढ़ते हो तरन्नुम में, तो आपको आवाज़ पे काम करना है, पहली सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरा, आपकी भाषा और कन्वर्सेशन पावर, जैसे तुम्हारी बहुत अच्छी कन्वर्सेशन पावर है, इतनी देर में मैंने वो किया। तो कन्वर्सेशन पावर क्या होती है कि आप मंच पे खड़े होकर अगर 5000 लोगों के सामने परफॉर्म कर रहे हो ना, तो आप केवल कविता नहीं सुना सकते, उनसे बात भी करनी पड़ेगी। और जब आप एक व्यक्ति से बात सही से नहीं कर पा रहे हो तो 5000 लोगों से कैसे बात करोगे? और आपके पास टाइम लिमिट हो 15 मिनट। उसका तरीका होता है आई कॉन्टैक्ट विद ईच एंड एवरी पर्सन। एंड हाउ इज दिस पॉसिबल? ये संभव कैसे है कि आप एक व्यक्ति 5000 लोगों से, तो आप टारगेट कर लो बीच में किसी एक शख्स को, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में। तो बीच में आप किसी को देखोगे तो सबको लगेगा मुझे देख रहा है, ठीक है। दूसरा, कॉन्फिडेंस कैसे आता है? मैं मेरी पीडीपी क्लासेस चलती हैं पीएचडी की, तो स्टेज फियर का उसमें एक पूरा चैप्टर ही है। अच्छा। तो उसमें बताया गया कि तरीका क्या है दूर करने का, तो उसका एक ही तरीका है, स्पीक एंड स्पीक। केवल बोलो, बोलते रहो, तो आपकी फ्लुएंसी बनेगी। और अगर आपको परफॉर्मर बनना है तो एवरी परफॉर्मर जितने भी हैं उनके पास एक स्क्रिप्ट होनी चाहिए कि वो क्या परफॉर्म करते हैं, और एक नहीं कई सारी स्क्रिप्ट्स होनी चाहिए कि उन्हें क्या पढ़ना है, क्या डर खत्म करना है। ज़्यादा पढ़ने से या ज़्यादा बोलने से बेहतर है अच्छा बोलना। आपको अच्छा बोलना है। कविता किसी को समझ आनी होगी तो आप 2 लाइन सुनाओगे तो उसको समझ आ जाएगा आप कैसे हो, कैसे कवि हो, कैसे पोएट हो। आप 2 घंटे सुनाओगे तो वो मन ही मन गाली देगा। ये तरीका होता है। तो आप प्रैक्टिस करो। जितने भी नए परफॉर्मर्स हैं या पोएट्स हैं, सभी से मैं इस कैमरे से अपील कर रहा हूँ, आप सबसे निवेदन है कि पहला और सबसे बड़ा काम करिए कि प्रैक्टिस करिए, कविता पे काम करिए। हमारे परम आदरणीय गुरुजी स्वर्गीय प्रमोद तिवारी साहब, याद बहुत आते हैं गुड्डे गुड़ियों वाले दिन, 10 पैसे में 2 चूरन की पुड़ियों वाले दिन। कमाल के गीतकार, अद्भुत गीतकार, मतलब उनकी गीतों का कोई सानी ही नहीं है।
ऐसे गीत, राहों में भी रिश्ते बन जाते हैं, ये रिश्ते भी मंजिल तक जाते हैं। अब देखो बिंब सिंबल्स कैसे यूज़ होते हैं, बच्चों की बात बच्चे भी समझ सकते हैं। बच्चों के लिए लगेगा कि उनको कोई कुत्ता बिल्ली और भालू वाली कहानी सुनाई जा रही है, कविता सुनाई जा रही है, वो भी प्रसन्न, और जो समझने वाला व्यक्ति होगा उसको लगेगा कि मैं PhD कर सकता हूँ। राहों में भी रिश्ते बन जाते हैं, ये रिश्ते भी मंजिल तक जाते हैं। दिल्ली की बस थी मेरे बाजू में, एक गोरी गोरी बिल्ली बैठी थी। दिल्ली की बस थी मेरे बाजू में, एक गोरी गोरी बिल्ली बैठी थी। बिल्ली के उड़ते रेशम बालों से मेरे दिल की चूहिया कुछ ऐंठी थी। चूहिया ने फिर बिल्ली को काट लिया, और फिर क्या था, बिल्ली का ठाठ हुआ। वो बिल्ली अब भी मेरे बाजू है, उसके बाजू में मेरा राजू है। अब राजू बिल्ली चूहिया सब मिलकर मुझको ही मेरा गीत सुनाते हैं। राहों में भी रिश्ते बन जाते हैं, ये रिश्ते भी मंजिल तक जाते हैं। इसको एक छोटा बच्चा सुनेगा तो उसको मजा आएगी, चूहिया और बिल्ली बंदर की बात हो रही है। कोई बड़ा व्यक्ति सुनेगा तो उसको कितने प्यार से समझ आएगा कि एक बस में मैं ट्रेवल कर रहा था तो मुझे एक लड़की मिली, आज वो मेरी पत्नी है, उसका एक बच्चा भी है। रिश्ता कैसे कितना प्यारा बन गया, बात समझ रहे हो? ये होती है कविता की ताकत। तो प्रमोद तिवारी साहब हमारे गुरुजी थे, वो कभी कहते थे, आप इस दुनिया में नहीं है, एक्सीडेंट हो गया था उनका, बहुत बड़े कवि थे। वो कहते थे कि जब आप धान उगाते हो, फसल, आपको अगर चावल चाहिए होता है तो आप धान उगाते हो। चावल की कामना में जब आप काटते हो और चावल चाहते हो, चावल जब आपको मिलता है तो भूसा अपने आप मिलता है। आप जब उसको साफ करवाते हो भूसा ऑटोमेटिक मिलता है। इसी तरीके से कविता और कवि सम्मेलन मंच होता है। आज के लोग बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चंस, अब बहुत सारे लोग पूछते हो, DMs में आते हैं, मैसेजेस आते हैं, मेरा नंबर पब्लिक है तो लोग व्हाट्सएप मैसेजेस करते हैं, मैं सबको जवाब नहीं दे पाता, माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन सबका एक कॉमन सवाल रहता है कि भैया मंच कैसे मिले, बहुत बड़ा सवाल है। तो वो कहते थे कि जब चावल की मांग करते हो, सफ़ेद सफ़ेद प्यारा सा मोती जैसा चमकता हुआ चावल, तो भूसा अपने आप मिलता है। कवि सम्मेलन और कविता यही है, कविता चावल है, कवि सम्मेलन भूसा है। जब आप कविता की चाह करोगे, अर्थात चावल की चाह करोगे, तो भूसा अपने आप मिलेगा। आपको भूसे के पीछे भागने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। तो आपके पास जिस दिन कविता होगी, जिस दिन आपके पास उस स्तर की कविता होगी, तो आपको किसी से कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भैया हमारी उंगली पकड़ा के हमको फला जगह पहुंचा दीजिए। आपको अपने आप आपके रास्ते खुलते हुए चले जाएंगे। और सोशल मीडिया का ज़माना है आज के टाइम पे, हर इंसान चलता है यार। साइको शायर नाम का एक व्यक्ति जब प्रभु श्री राम पर कविता लिखता है, मिलियंस में व्यूज़ जाते हैं और बड़े बड़े चैनल्स उसका इंटरव्यू करते हैं। तो मुझे लगता है सोशल मीडिया के ज़माने में अगर आप अच्छा लिखते हो तो आप वायरल भी होगे, आपका नाम भी बनेगा और बहुत अच्छी जगह भी पहुंचोगे। और उन लोगों से तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है जो 2 कौड़ी की बकवास करके और दुनिया भर की नौटंकी करके यूट्यूब चैनल्स पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बड़े बड़े व्यूज़ लेते हैं और लाखों व्यूज़ लेते हैं और बड़े फॉलोअर्स रखते हैं और आप उनको बहुत एडमायर करते हो। नहीं, आपको एडमायर किसे करना है? जो उस काबिल हो। केवल लाखों फॉलोअर्स होने से कोई इंसान बड़ा नहीं बनता, इंसान का व्यक्तित्व से बड़ा बनाता है। तो फॉलोअर्स के पीछे मत भागो, आप केवल उस व्यक्ति के पीछे भागो जो व्यक्ति काबिल हो। और किसी के पद चिन्हों पर चलने की ज़रूरत नहीं, अपने निशान खुद बनाओ। किसी को फॉलो कर सकते हो, किसी को पसंद किया जा सकता है, उसकी तरह बना नहीं जा सकता। क्योंकि आप उसकी तरह बनना चाहोगे तो आप उतना ही बनोगे जितना वो है। अगर आपको उससे आगे निकलना है तो फिर अपने रास्ते बनाने होंगे। बिल्कुल, ये है। मेरा बाप कहीं निकले तो सर उठा के कहे मैं अभिजीत मिश्रा का बाप। बस अभी कुछ आपको दिखता है? अभी भी दिखता है यार, थोड़ा बहुत तो दिखता ही है। पापा ने एक बहुत प्यारा सा मैसेज किया था बर्थडे पे, मेरे दिल खुश हो गया था। तो दिखता है उन लोगों के लिए एक बड़ा मैसेज। बिल्कुल। तो इतने अच्छे और इतने बढ़िया मैसेज के साथ आज का वीडियो यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं। और उससे पहले हम लोग खेलने जा रहे हैं एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड, जो कि आप लोगों का फेवरेट है। सो रैपिड फायर का पहला क्वेश्चन है कि क्रिटिसिज्म आपको किस तरीके का मिलता है? हर तरीके का मिलता है। अच्छा, क्रिटिसिज्म तो मुझे इतना मिला है कि मतलब इंसान को उतना धोखा नहीं मिलता जितना मुझे क्रिटिसिज्म मिला है। अरे बाप रे। कवि सम्मेलन जगत में आने के बाद पहली चीज होती है कंपटीशन की भावना। तमाम कवियों को, तथाकथित कवियों को जब आपसे डर लगने लगे, आपकी एंट्री ऐसी हो कि आपसे लोग डरने लगे, नए कवि जितने भी हैं आपके समकक्ष, उससे कह रहा हूँ, तो उन्हें इस बात की ईर्ष्या भी होती है और इस बात से दिक्कत भी होती है कि हमारे साथ का कोई हमसे आगे ना जा पाए। कंपटीशन की भावना। तो एक तो ये जिसकी वजह से मैं बहुत वो सुना। दूसरा ये कि एक अच्छा कवि हूँ या नहीं हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी फीमेल फॉलोइंग बहुत अच्छी है।
मुझे लड़कियां पसंद करती हैं इस वजह से कि मैं उनके नज़र में अच्छा लिखता हूं, या मेरा बिहेवियर, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, सभी के लिए समान ही होता है, लेकिन मेरा बिहेव करने का अंदाज़ थोड़ा सा पोलाइट है और मैं बहुत प्रेम से बात करता हूँ। और ये मेरी गलती नहीं है कि कोई मुझसे इम्प्रेस हो जाता है ठीक है। इसको लोगों द्वारा इस तरीके से बना दिया जाता है कि जैसे मैं इस दुनिया का सबसे वाहियात इंसान हूँ। अच्छा। तो इस तरीके का क्रिटिसिज्म तो मैंने बहुत झेला है, लेकिन मुझे न इस बात से कोई तकलीफ़ है, न इस बात से कोई दुख है। और लोग मुझे कवि सम्मेलन मंचों का कृष्ण कन्हैया बुलाएं या फिर कुछ भी बुलाएं, मुझे इस बात से ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे इस बात की खुशी है इवन कि लोग मुझे कुछ तो समझ रहे हैं। बाकी अंगूर ना मिले तो लोगों को खट्टे लगते हैं बिल्कुल। अच्छा, एक फेवरेट वाला क्वेश्चन रैपिड फायर का, कि ऐसा कोई अभी तक का इवेंट हुआ हो, कोई भी कवि सम्मेलन या फिर कोई भी ओपन माइक शो हुए जिसमें आपको लगा हो गया मैं उठ जा रहा हूँ, इतना बकवास लगा हो आपको? हाँ, हुआ ना यार, अभी रिसेंट का एक आया एक इवेंट में मुझे एक ओपन माइक में मुझे ओपन माइक में मुझे चीफ गेस्ट बुलाया गया, नाम नहीं लूंगा उसमें, तो दोबारा नहीं बुलाएंगे ना मैंने मना कर दिया, मैंने कहा ओपन माइक में तो अब मैं नहीं आ रहा। अच्छा, मना ही कर दिया? मना कर दिया साफ साफ। तो उसमें हुआ क्या यार कि मुझे एक तो जाना था, तो मैं उनसे बोल रहा था भाई साहब जाना है थोड़ा सा, तो मैं जो भी माइक वाइक पर बुलाना बुला लो, मैं परफॉर्म करूँ जाऊँ। तो उन्होंने लास्ट में बुलाया, एक तो ये तो मैंने बर्दाश्त की घंटों की प्रतीक्षा, तो मैं उठ के जाने वाला था, फिर भी लगा कि चलो बच्चा है बुलाया। उसके बाद यार मैं परफॉर्म कर रहा था, उसमें एक तथाकथित महामूर्ख मानव उसने एंटर किया और उसने मुझे टोक दिया। और वाइल परफॉर्मिंग मुझे कोई टोक दे, और ख़ास तौर पे जब आपने किसी व्यक्ति को खुद से ससम्मान बुलाया हो, तो मुझे बड़ा बुरा लगा। मैंने तुरंत माइक छोड़ दिया, मैंने उसी जगह पे माइक छोड़ दिया। उस बच्चे ने बड़ा हालांकि जो इवेंट ऑर्गेनाइज़र था उसकी गलती नहीं थी, वो उस टीम का मेंबर था या कुछ भी, वो शायद इस बात से अवेयर नहीं था कि मुझे ज़रा भी नहीं पसंद, ओपन माइक्स में जाना नहीं पसंद। फिर भी मैं ओपन माइक्स में तब जाता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मोटिवेट करना चाहिए लोगों को। तो और ये मैं बड़ा प्राउडली कहता हूँ, किसी इंसान को अगर इस बात से समस्या है तो हो, मुझे ज़रा भी फिक्र नहीं कि मुझे ओपन माइक्स नहीं पसंद। मैं 50 ओपन माइक में चीफ गेस्ट जाने से बेहतर एक अच्छा और बढ़िया मुशायरा सुनना पसंद करूँगा, ठीक है? क्योंकि आप ओपन माइक में जाके ज़बरदस्ती की कविताएं नहीं बर्दाश्त कर सकते हो, ठीक है? और ओपन माइक अगर किसी को प्लेटफॉर्म देने का एक जरिया है तो उसका पैसा नहीं लगना चाहिए। आप पैसा मत लगाओ, आप फ्री में बुलाओ, आप परफॉर्म करवाओ, तब तो मुझे समझ आता है। 250 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये लेकर आप किसी व्यक्ति के टैलेंट को खरीद रहे हो। 400 रुपये देकर एक बच्चा आता है, वो परफॉर्म करता है और उसको प्रॉपरली परफॉर्म करने को मिलता नहीं, वो सीखेगा क्या वहाँ पे? या तो फिर अगर आप 400 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये वसूल रहे हो 30 लोगों से, तो वही 10,000 रुपये इकट्ठा करके आप किसी एक ऐसे शायर, ऐसे कवि को बुलाओ जो व्यक्ति वहाँ पर आके कम से कम उन लोगों को कुछ सिखा पाए। आप दो उन लोगों को, उसको 10,000 की पेमेंट जो आप वहाँ से पैसा इकट्ठा कर रहे हो ना, कलेक्ट कर रहे हो, स्पॉन्सर करके दुनिया भर का पैसा इकट्ठा करो, और उसके बाद एक अच्छा कवि आके अगर उनको कुछ सिखाएगा ना, तो वो ज़्यादा मैसेजेबल होगा, ज़्यादा कन्वीनियंट होगा, और उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जो वहां पे आके परफॉर्म कर रहे हैं या जो सीनियर भी आके परफॉर्म कर रहे हैं, उनके लिए 1000 गुना बेहतर होगा। मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि आप स्पॉन्सर करते हो किसी रेस्टोरेंट को, आपको वेन्यू फ्री मिल गया, स्पॉन्सर करने के बाद उसने नाश्ता आपको फ्री दे दिया, माइक और साउंड आज के टाइम पे हर रेस्टोरेंट में होता ही होता है, बचा क्या? कैमरा आपने खरीद रखा है, आपको लगाना है बस। कितना खर्चा आ रहा है आपका? कुछ खर्चा नहीं आ रहा है। तो आप उसी जो पैसा आप इकट्ठा कर रहे हो उसमें किसी एक ऐसे व्यक्ति को बुलाओ यार, जो कम से कम सिखा सके ना। बहुत सारे ऐसे नाम हैं, आप वो सब बच्चे शायरी कर रहे हैं, शायरी की दुनिया का कोई अच्छा नाम बुलाओ, 10,000 की पेमेंट में आसानी से आएंगे लोग, और आपके ओपन माइक के प्लेटफॉर्म का भी नाम होगा, और वहाँ जो लोग आ रहे हैं वो भी कुछ अच्छा सीखेंगे। तो ये मेरा मतलब एक विचार है, बुरा लगे किसी को तो आई एम सो सॉरी फॉर देम। आपका फेवरेट टाइम जब आप शायरी या फिर को अपना क्रिएशन करते हैं? वॉशरूम। अच्छा क्यों? ख्याल वहीं आते हैं आपके पास करने को वहाँ कुछ नहीं होता, तो आप सोच सकते हो। विद्या बालन बहुत टाइम से कह रही हैं, जहाँ सोच वहाँ शौचालय। तो शौचालय और सोच का बड़ा करीबी रिश्ता है। सरकार भी इस बात पे जोर दे रही है। तो आप सोचिए, जब शौचालय में रहिए, और जब शौचालय में रहिए तब सोचिए
क्योंकि आप जो है आपके मुंह से भी तो कुछ निकलना चाहिए। जोक सपाट, खैर। मेरे भी जो बकवास वाले सवाल होते हैं वो मुझसे आते हैं। ये होता है, ये सत्यता है। लिखते समय आपको चाय पसंद है या कॉफ़ी? दोनों नहीं, उसकी यादें पसंद हैं जिसके बारे में लिखा जा रहा है। देश की बात लिखते हैं तो देश को याद करता हूँ, माँ भारती को याद करता हूँ। जो मेरी कभी ना हो सकी उनका होने के लिए लिखता हूँ तो उन्हें याद करता हूँ, और बाकी तो ऐसा कुछ लिखता नहीं जिसे याद करने की ज़रूरत पड़े। तो फ्री वर्स पसंद है या फिर रिदम वर्स? रिदम वर्स। ओके। पेपर नोट्स या फिर डिजिटल नोट्स? डिजिटल नोट्स प्रिफर करता हूँ मैं, नोट्स बनाने के मामले में। अच्छा। कविता लिखने के मामले में मुझे डायरी ही पसंद है, पेन ही पसंद है, लिखना पसंद है। पेन या कीबोर्ड? ऑफ कोर्स पेन। सनसेट पसंद है या फिर सनराइज? सूर्योदय। ओके। अस्त होते हुए दुनिया नहीं देखना चाहती यार, उदय होते हुए दुनिया देखना चाहती है। बहुत सारे लोगों को सूर्यास्त पसंद होता है, कहते हैं जब अस्त हो रहा होता है तो खूबसूरती बढ़ती है। नहीं, कभी उगता हुआ सूरज देखो, जितना खूबसूरत लगता है ना वो ज़्यादा कमाल लगता है। डूबता हुआ सूरज आपको नेगेटिविटी देता है, उगता हुआ सूरज आपको पॉजिटिविटी देता है। इसी वजह से लोग सुबह सूर्य को उठकर अर्घ देते हैं, जल देते हैं। वो सुबह दिया जाता है, शाम को क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि वो अस्त हो रहा होता है। अस्त होते हुए सूरज को थोड़ी देर में डूब जाना है। कम से कम जो उग रहा है वो साथ तो देगा दिन भर। लिखना आपको खुश बनाता है या दुखी बनाता है? बहुत खुश बनाता है, हर इंसान को सुकून देता है लिखना। क्योंकि आप जब नकारात्मक होते हैं तो आप सकारात्मकता के लिए लिखते हैं। जब आप सकारात्मक होने के लिए लिख रहे हैं तो फिर वो सुकून ही देगा, वो आपको उदास नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो आपको ऐसा कब लगता है कि मेरा ये क्रिएशन है या फिर ये पोयम है ये कंप्लीट हो गई? कविता अधूरी होती है। ओके। आप कंप्लीट उसको जब तक चाहो तब तक बढ़ा सकते हो, लेकिन एक ऐसा वक्त आता है जब आपके जहन में जो ख्याल आते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। कविता वहीं पे ख़त्म हो जाती है। एक रचना तब तक चलती है जब तक आपको ख्याल आते रहते हैं। वो 1 बन, 2 बन, 3 बन, 4 बन। जब आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डाल कर सोचना पड़े वहीं पे ख़त्म कर देनी चाहिए। इसी वजह से देखा होगा कभी कभी बहुत सारे कवि या शायरों की गज़लें या कविताएं ऐसी होती हैं जिनकी शुरुआत बहुत अच्छी होती है, शुरू में बहुत अच्छी होती है, आगे जाके वो कचड़ा लगने लगती है। उसका कारण यही है कि जब वो फ्लो में लिखते हैं, जब उनके ख्याल लिखते हैं, बहते हैं ख्याल, तो बहुत अच्छा लिखते हैं। लेकिन जब वो ज़बरदस्ती का लिखते हैं ना तो फिर वो वैसी ही ज़बरदस्ती लगता भी है। बिल्कुल। फेवरेट पोएट? फेवरेट पोएट मैंने इस बारे में पहले भी कहा कि फेवरेट कोई नहीं है, लेकिन पसंद बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। कुशल दनोरिया मैंने बात की, यहाँ तुम देखना रुतबा हमारा, हमारी रेत है दरिया हमारा, किसी से कल पिताजी कह रहे थे मोहब्बत खा गई लड़का हमारा। इसी में एक शेर है, मोहब्बत खा गई लड़का हमारा, ताल्लुक ख़त्म करने जा रही है, कहीं गिरवा न दे बच्चा हमारा। ये कुशल साहब कहते हैं, बड़ा कमाल का। कुमार विकास साहब मुझे बहुत पसंद है, बड़े भाई हैं। हिज्र कहाँ तक सह पाओगी इश्क करो, तन्हाई में मर जाओगी इश्क करो, एक ही दिल है दिल की चाहत मत मारो, आखिर एक दिन पछताओगी इश्क करो, कितने दिन तक कितने सारे लड़कों को दोस्त बनाकर टहलाओगी इश्क करो। कुमार विकास साहब कहते हैं। और ऐसे ही ये नए शायरों की मैं बात कर रहा हूँ। पुराने शारिक कैफ़ी साहब मुझे बहुत पसंद है, नदीम शाद साहब बहुत पसंद है, मदन मोहन दानिश बहुत पसंद है, अफ़कार अलवी बहुत पसंद है, और हाफ़ी साहब मुझे पसंद है। राहत साहब इस दुनिया में नहीं रहे, बाकमाल शायर थे, वो भी कमाल के शायर थे। मुनव्वर राणा साहब नहीं रहे, वो भी कमाल के शायर थे। उससे पहले जॉन एलिया साहब अद्भुत हैं, अहमद फराज, फैज़ अहमद फैज़, फिराक गोरखपुरी, कितने भी नाम ले लिए जाएं, जितने भी बड़े नाम हैं सब कमाल के हैं, अद्भुत हैं। और जो अच्छा लिख रहा है मुझे हर वो व्यक्ति पसंद है। कवि में मैंने बताया डॉक्टर कुमार विश्वास मुझे बहुत पसंद है, आशीष अनल बहुत पसंद है, देवल आशीष साहब बहुत पसंद है। तो ऐसे बहुत लंबी फहरिस्त है, उसके बारे में तो बात। कविता तिवारी दीदी मुझे बहुत पसंद है, साक्षी तिवारी बहुत प्यारा लिख रही है, और छोटी बहन है मनु वैशाली आजकल बहुत कमाल का लिख रही है। और ऐसे ही प्रियांशु वात्सल्य मेरा बहुत प्यारा छोटा भाई है, उसकी जब तिमिर ने इस धरा को घेर कर बंदी बनाया, तब तुम्हारे रूप को ही सबने प्रतिद्वंदी बनाया, ऐसा प्रियांशु वात्सल्य भाई बड़ा कमाल का लिख रहा है। तो ऐसे बहुत सारे लोग पसंद है, सबका नाम नहीं लिया जा सकता, लगभग सारे अच्छे लिखने वाले हैं। अच्छा, कोई एक ऐसी सीख जो अभी तक आपको ज़िंदगी ने दी हो? हाँ, ज़िंदगी ने एक सीख दी है कि जब आप किसी चीज़ का उत्तर देंगे तो आपको और ज़्यादा प्रश्न झेलने पड़ेंगे।
अच्छा। जब तक आप उत्तर देते रहेंगे तब तक आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। जब आप उत्तर देना बंद कर देंगे तो आपसे प्रश्न पूछने ही बंद हो जाएंगे। ये ज़िंदगी की बहुत बड़ी सीख है। मौन इस दुनिया के सबसे बड़े प्रश्नों का उत्तर है। आपको आपके ऊपर कितने भी सवाल खड़े हों, जब तक आप मौन रहेंगे वो सवाल आपका कुछ नहीं कर सकते। जब आप जवाब देना स्टार्ट करेंगे तो एक नया सवाल पैदा हो जाएगा। तो इससे बेहतर है एक सवाल जो पड़ा हुआ है उसको मौन रह के पड़ा रहने दो, कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी सीख ये है कि ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा यकीन किसी पे नहीं रखना है, खुद पे यकीन रखो बस। वो हास्यास्पद है, कहना उचित नहीं है, लेकिन कोई भी शख्स आपका सगा नहीं हो सकता। कोई भी शख्स आपके परिवार से ज़्यादा आपका नहीं हो सकता। माँ, पिता, परिवार, ये आपके साथ हैं तो आपके साथ पूरी दुनिया है। ये आपके साथ नहीं तो पूरी दुनिया आपके साथ नहीं। तो परिवार को नाखुश करके अगर कोई काम करना पड़े तो वो कतई ना करें। जिस काम में आपके माँ बाप खुश नहीं है वो काम नहीं करना है। बिल्कुल। तो इसी के साथ आज का ये पॉडकास्ट यहाँ पे एंड होता है। हम लोग देने जा रहे हैं भैया को एक ऐसा गिफ्ट, एक ऐसा ऑनर जो हम लोग सारे गेस्ट को देते हैं। तो भैया ये आपके लिए। ये यकीन मानिए बहुत अच्छी बात होती है जब कोई शख्स इतनी मेहनत करे कि वो पॉडकास्ट जैसी चीज़ में इतना प्यारा काम करे और उसको इस तरीके से अपना ले कि उसके लिए एक बहुत अच्छा सेटअप तैयार करे, मेहनत करे, नए नए गेस्ट को बुलाए, उन्हें बहुत फेलिसिटेट करे, सम्मानित करे। ये एक व्यक्ति की डेडिकेशन का एक बहुत अच्छा प्रमाण है, जिसके लिए मैं जेनजी कास्ट से मेरा बहुत प्यारा छोटा भाई है साहिल, इसको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि बहुत अच्छा काम कर रहा है और ऐसे ही काम करता रहे, ये उम्मीद भी है। और ये बड़ा कमाल का शेर है किसी का कि नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है। हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। तो हम वो लोग हैं जो हम भी कभी इसी उम्र में थे। तो कक्षा 12 में होकर, इंटर में होकर ये जो बड़े बड़े काम किए जा रहे हैं, ये आने वाले दौर में बहुत बड़ा नाम करेंगे, बहुत बड़ा काम करेंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं जेनजी कास्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मुझे यहाँ पर इनवाइट करने के लिए। और पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा द वे ही इंटरैक्ट्स और द वे ही वॉज आस्किंग मी द क्वेश्चंस, नथिंग वॉज स्क्रिप्टेड। तो ये बहुत अच्छा लगा कि बिना स्क्रिप्ट के सारी चीज़ें इतनी कमाल की हो चुकी हैं, क्योंकि जो व्यक्ति पहले से मजा हुआ है उस व्यक्ति को स्क्रिप्ट की ज़रूरत तो नहीं पड़ती है, लेकिन जो अभी नया बच्चा काम कर रहा है वो बिना स्क्रिप्ट के अगर कर रहा है तो ये उसकी कैपेबिलिटी, उसकी क्षमता, उसके अंदर जो पोटेंशियल है उसको दर्शाता है। दूसरा, इस स्टूडियो के बारे में मैं बताऊं कि इसका जो सेटअप है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इस काम को ऐसे ही कैरी ऑन करो, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा करते रहो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बढ़ते रहो, हमेशा खुश रहो। थैंक यू सो मच।